दुल्हन के लिबास में आयुषी की लाश मौजूद है और उसकी कटी हुई नस से अब भी खून बहता जा रहा है। ये सब देखकर उसके परिवार वालों को जैसे एक सदमा सा लग जाता है। दिव्या और विशाल के सामने जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो एक गुत्थी सुलझाने की कोशिश करते तो उनके सामने एक नई गुत्थी जन्म ले लेती। जैसे ही दूल्हे के पापा को यह बात पता चली कि उनके घर की होने वाली बहू ने किसी और आदमी के लिए अपनी जान दे दी है, तो वो गुस्से से आग बबूला हो उठे। शर्मा जी, आपकी बेटी हमारे बेटे से शादी ही नहीं करना चाहती थी। खत पे लिखा है कि वो किसी दूसरे लड़के से प्यार करती थी और आप लोगों के दबाव में आकर वो ये शादी कर रही थी। अगर ऐसा ही था तो आपने हमसे रिश्ता क्यों जोड़ा? यश कपूर ने उस खत को नीचे जमीन पर फेंकते हुए कहा। तभी वहां पर अचानक से रोहन भागते हुए आया और वो आते ही सीधा आयुषी के पास अपने घुटनों पर बैठ गया। आयुषी, ये तुमने क्या कर लिया? अब तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा? अपने बेटे की हालत देखकर यश कपूर और भी ज्यादा नाराज हो गए और उन्होंने गुस्से से तिलमिलाते हुए धर्मेंद्र शर्मा और उनकी बीवी से कहा, यश कपूर का बिजनेस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। आप लोगों को क्या लगता है कि अब हमारी बदनामी नहीं होगी? यहाँ पर भी सारे मीडिया वाले और हमारे रिश्तेदार आए हैं। जब सबको यह पता लगेगा कि यश कपूर की होने वाली बहू ने एक गैर मर्द के लिए अपनी नस काटकर जान दे दी, तो हम कहाँ किसी को मुंह दिखाने लायक रह जाएंगे? उनकी बात सुनकर धर्मेंद्र शर्मा को भी यही महसूस हुआ कि अगर आयुषी की मौत की खबर लोगों तक पहुंच गई तो उनकी काफी बदनामी हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, यहाँ पर कोई भी बाहर वाला नहीं है, इसीलिए मैं आप सब लोगों से सीधी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मौजूद कोई भी इंसान पुलिस को नहीं बुलाएगा। इस बात को इसी कमरे के अंदर दबा देते हैं। लेकिन मैं... आयुषी की माँ रीना ने कुछ बोलने की कोशिश की, मगर आयुषी के पिता धर्मेंद्र ने उनकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता रीना। आयुषी मेरी भी बेटी थी और मैं भी उससे उतना ही प्यार करता था जितना तुम करती हो, लेकिन मुझे हमारे पूरे परिवार के बारे में भी सोचना होगा। आज यहाँ पर रिश्तेदार ही नहीं आए, बल्कि मेरे काफी सारे बिजनेस पार्टनर और मीडिया पार्टनर भी आए हुए हैं। अगर कल को किसी को इस बात की भनक भी लगी कि धर्मेंद्र शर्मा की बेटी ने अपने आशिक के लिए सुसाइड कर लिया है, तो क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि हमारी कितनी बदनामी होगी? और हमारे बिजनेस पार्टनर्स हमसे सारे बिजनेस टाइज तोड़ लेंगे। हम कहीं के नहीं रहेंगे रीना। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है आयुषी ने हमें। आपने अपनी इज्जत के बारे में तो सोच लिया शर्मा जी, मगर हम लोगों का क्या? हमारे भी रिश्तेदार आज यहाँ पर मौजूद हैं और मीडिया की नजरें हम लोगों पर भी टिकी हुई है। अगर ये बारात बिना बहू के वापस लौट गई तो मैं सोसाइटी में क्या मुंह दिखाऊंगा? क्या इज्जत रह जाएगी यश कपूर की सबके सामने? यश कपूर ने धर्मेंद्र से पूछा। इस वक्त उस कमरे का माहौल काफी बिगड़ा हुआ है और सब लोग बस ये सोच रहे हैं कि इस वक्त मीडिया के सामने तमाशा बनाए बिना इस बात को रफा दफा कैसे करे। उसी वक्त आयुषी के चाचा ने आगे बढ़कर कहा, भाई साहब, अगर मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ तो मैं पहले ही माफी चाहता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को ठीक लगे तो मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि हम रोहन की शादी मेरी बेटी रिया से करवा देते हैं। क्या? उनकी ये बात सुनकर धर्मेंद्र काफी नाराज हो गए और उन्होंने अपने भाई से कहा, ये सब तुम कैसी बातें कर रहे हो सुधीर? आखिर हम रोहन की शादी रिया से कैसे करवा सकते हैं? रोहन की शादी तो आयुषी से होने वाली थी और ऐसे में हमें रिया के साथ इतनी ज्यादती नहीं करनी चाहिए। हम तो ये भी नहीं जानते कि इस शादी में उसकी मर्जी होगी भी या नहीं। लेकिन मुझे इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है ताऊजी। तभी अचानक से रिया आगे आई और उसने अपना सर झुकाकर अपने ताऊजी धर्मेंद्र से कहा, लेकिन ये सब तुम क्या कह रही हो बेटी? ये शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, जिंदगी भर का वादा है। तुम्हारी पूरी जिंदगी इससे जुड़ी हुई है।
और हम तुम पर इस तरह का दबाव नहीं बना सकते। धर्मेंद्र ने रिया को समझाते हुए कहा। और इस परिवार का क्या ताऊ जी? इस परिवार की इज्जत का क्या? दीदी तो एक पल में सब उजाड़ कर चली गई, लेकिन मैं हमारे परिवार के साथ ऐसा नहीं कर सकती। इस परिवार के लिए मेरा भी कुछ फर्ज है। मुझे मेरा फर्ज निभाने का मौका दीजिए ताऊ जी। मैं दो परिवारों की इज्जत को इस तरह मिट्टी में मिलने नहीं दे सकती। अगर आप लोगों को ये ठीक लगता है तो मैं रोहन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। रिया की बात सुनकर धर्मेंद्र की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, काश मेरी बेटी के अंदर भी तुम्हारे जैसे गुण होते रिया, तो आज उसने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले अपने माँ बाप और अपने परिवार के बारे में सोचा होता। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। तो इसका मतलब ये दूल्हा ही असली खूनी है। दिव्या और विशाल वहां पर खड़े खड़े एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। अभी अभी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसे देखकर उनके होश उड़ चुके हैं। अभी वो लोग इस बारे में बात कर ही रहे हैं कि तभी अचानक से देखते ही देखते कमरे के अंदर धूल उड़ने लगती है और चारों तरफ धूल का बवंडर फैल जाता है। वो लोग हर तरफ इस तरह धूल की उड़ती हुई आंधी देखकर अपने चेहरे पर हाथ रख लेते हैं और उसी वक्त उनके देखते ही देखते ये सारा नजारा अपने आप बदल जाता है। अचानक से वहां पर खड़े सब लोग गायब हो जाते हैं और वो कमरा एक बार फिर एक जले हुए खंडहर में बदल जाता है। वहां जगह जगह मकड़ी के जाले लगे हुए हैं और दूर दूर तक भी उस कमरे को देखकर ये नहीं लग रहा कि वहां पर कभी इतना कुछ हुआ भी था। अब हमें बस कैसे ना कैसे करके उस दूल्हे को यहाँ तक लेकर आना होगा ताकि हम आयुषी की आत्मा को मुक्ति दिला सके, विशाल ने कहा। तो फिर हमें जल्दी से जल्दी इस बात का पता लगाना होगा कि आखिर ये लोग कहाँ रहते हैं, ताकि हम आज रात ही इस लड़के को यहाँ होटल राजमहल में ले आए, दिव्या ने विशाल से कहा। तो चलो हमें चलना चाहिए, विशाल ने दिव्या से कहा और वो दोनों कमरे से बाहर सीधा रिसेप्शन डेस्क पर चले गए। रिसेप्शन डेस्क पर पहुंचते ही दिव्या और विशाल सीधा एंट्री रजिस्टर निकालते हैं और उसमें उस दूल्हे का नाम और पता ढूंढने लगते हैं। मगर उस दिन होटल राजमहल के सारे कमरे धर्मेंद्र के नाम पर बुक है। अब हम क्या करें विशाल? इस तरह से तो हमें पूरी रात भी कुछ नहीं मिलेगा, दिव्या ने परेशान होते हुए पूछा। वो नीचे के ड्रॉर वाले रजिस्टर को भी अच्छे से देख लो। दिव्या और विशाल ने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें कहीं पर भी कुछ नहीं मिला। आखिर हम उस दूल्हे का पता लगाए कैसे? विशाल ने जोर से वो रजिस्टर टेबल पर पटकते हुए कहा। तभी उसके कानों में मुरली की हंसती हुई आवाज आई। अब क्या हो गया हीरो तुझे? क्या आज तेरी कोई भी चालाकी काम नहीं कर रही है? अरे मुरली, अब तो इसे परेशान करना बंद कर दे। वैसे ही उसके सिर पर बहुत बड़ा बोझ है। मुझे तो लग रहा है कि अब हमारे हीरो और हीरोइन का आखिरी टाइम आ गया। बंसी ने जोर से हंसते हुए कहा। उन दोनों की बातें सुनकर विशाल ने झुंझला कर कहा, क्या तुम दोनों को ऐसी मजाकिया बातों के अलावा और कुछ नहीं सोचता? क्या तुम दोनों भूत हो या कॉमेडियन? यहाँ हम दोनों की जान निकली जा रही है और तुम्हारी मस्करी खत्म नहीं हो रही है। अच्छा ठीक है, गाने क्यों दे रहा है? जाकर उस लड़की के कमरे में देख वहां पर क्या है। मुरली ने विशाल से कहा। क्या? उसी लड़की के कमरे में? लेकिन वहां पर तो उसका भूत होगा। नहीं, मैं वहां पर नहीं जाने वाली, दिव्या ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा, क्योंकि वो आयुषी की आत्मा से काफी ज्यादा डर चुकी है। अरे तो इसकी बात मत सुन, मैं कह रहा हूं ना, जाकर देख वहां पर क्या है। मुरली और बंसी की बातें सुनकर विशाल ने दिव्या से कहा। दिव्या, हमें एक बार वहां पर चलकर देखना चाहिए कि आखिर वहां पर है क्या। हो सकता है हमें हमारे सवालों के जवाब उसी कमरे में मिल जाए जहां से ये सब शुरू हुआ है। लेकिन अगर वहां पर उस लड़की की आत्मा आ गई तो याद रखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली।
फिर मैं तुम्हें भी आत्मा बनकर इसी होटल में कैद कर दूंगी। आए बड़े। विशाल की बात मानकर दिव्या भी अपने पैर पटकती हुई विशाल के पीछे पीछे उस कमरे की तरफ जाने लगी, मगर उसके मन का डर उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। विशाल और दिव्या दोनों ही पसीने से तरबतर हो चुके हैं। वो दूर दूर तक भी ये बात नहीं जानते कि आयुषी के कमरे में उन्हें क्या मिलेगा और क्या नहीं। कमरे के बाहर पहुंचकर विशाल ने धीरे से उस कमरे का दरवाजा खोला और वो दरवाजा एक साए की आवाज के साथ खुल गया। उस पूरे कमरे में जाले लगे हुए हैं और आग की वजह से पूरा कमरा रात के आसमान की तरह काला हो चुका है। वहां हर जगह धूल जमी हुई है और उसे देखकर पता चल रहा है कि सालों से वहां पर कोई नहीं आया। दिव्या ने पास रखे एक टेबल पर अपना हाथ रखा और तुरंत धूल झाड़कर खांसते हुए विशाल से कहा, तुम तो कह रहे थे कि इस कमरे में हमें सबूत मिलेंगे, तुम्हारे सवालों के जवाब मिलेंगे। ये है वो जवाब। दिव्या ने अपने हाथों की धूल विशाल को दिखाते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था ना, यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, अब चलो यहाँ से। हाँ हाँ, तुम ठीक ही कह रही हो। पता नहीं मैं कैसे मुरली और बंसी की बातों में आ गया। वो दोनों तो हमेशा मजाक ही करते हैं। चलो नीचे चलते हैं। इतना कहकर दिव्या और विशाल वहां से जाने लगे, मगर जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंच पाए वैसे ही एक जोर की आवाज के साथ उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये देखकर दिव्या डर के मारे जोर से चिल्लाई और उसने विशाल को पकड़ लिया। ये सब क्या हो रहा है? विशाल को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी उन दोनों ने देखा कि अचानक से उस कमरे का रंग रूप बदलने लगा है। उस कमरे के जाले और धूल पलक झपकते ही गायब हो गए और एक बार फिर से उनके सामने शादी का वो दिन आ गया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो आयुषी आईने के सामने बैठकर खुद को संवार रही है और अपने पल्लू को ठीक कर रही है। उसी वक्त अचानक से उसका फोन बज उठा। हेलो हेलो की बच्ची, मेरी शादी में तो तू आई नहीं और कहने को मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तुझसे ज्यादा गद्दार दोस्त मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। आयुषी ने फोन पर नाराज होते हुए कहा, अरे यार मैं क्या बताऊं, तू तो जानती ही है कि मैं अभी कुछ ही टाइम पहले दुबई गई थी और मेरे जाते ही तेरा रिश्ता पक्का हो गया। अगर मुझे पता होता तो मैं दुबई आती ही नहीं और ऐसे में इतनी जल्दी मेरा वहां आना पॉसिबल नहीं हो पाया। प्लीज मुझे माफ कर देना। फोन पर आयुषी की बेस्ट फ्रेंड काजल ने कहा। उसी वक्त बाहर से रिया के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। दीदी आप तैयार हो गई हैं? लगता है मेरी बहन मुझे लेने के लिए आई है। चल मैं तुझसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, बाय। इतना कहकर आयुषी ने फोन रख दिया और मुस्कुराते हुए आवाज लगाई, हाँ छोटी आजा। वो अपनी शादी के दिन काफी ज्यादा खुश और एक्साइटेड लग रही है। अरे दीदी आप तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो, आपको किसी की नजर ना लग जाए। रिया ने अपने काजल का टीका आयुषी के कान के पीछे लगाते हुए कहा। थैंक यू छोटी, आयुषी ने मुस्कुराते हुए कहा। तू मुझे नीचे ले जाने के लिए आई है क्या? नहीं दीदी, पहले मैं आपको एक तोहफा देने के लिए आई हूँ। तब जाकर आयुषी ने नोटिस किया कि रिया ने अपने दोनों हाथों को अपने पीछे छुपाया हुआ है। तोहफा? कैसा तोहफा? आयुषी ने हैरानी से रिया की तरफ देखते हुए पूछा। ये तोहफा जीजू ने आपके लिए भिजवाया है, मगर इसके लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी होंगी। रिया ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। आंखें बंद करनी होगी? ये कैसा तोहफा है? अरे सरप्राइज है, जल्दी जल्दी अपनी आंखें बंद करो। आप कीजिए तो सही, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपको ये तोहफा जरूर पसंद आएगा। अच्छा बाबा ठीक है। आखिर में रिया की बात मानकर आयुषी ने अपनी आंखें बंद कर ली। बस अब खुश? अब तो बता वो तोहफा आखिर है क्या? मगर इस बार रिया ने अपनी बहन के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने पीछे से अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिस हाथ में एक तेज धारदार चाकू है। उसने आयुषी का हाथ पकड़ा
और एक झटके से उसके हाथ की नस काट दी। दर्द के मारे आयुषी तुरंत चीख उठी और उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसके हाथ से खून बह रहा है। रिया, ये तूने क्या किया? मैंने तो सिर्फ वही किया है जो मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। तू अपनी बहन की जान लेना चाहती है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है रिया? अरे तू तो मेरी छोटी बहन है, तू मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है? दर्द और अपनी बहन के धोखे की वजह से आयुषी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। छोटी बहन, छोटी बहन, अरे आपकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी नर्क हो गई। मेरा एक एक दिन कितने दर्द में बीता है, क्या आपको उसका अंदाजा भी है? आपकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बिखर गई, मेरा पूरा वजूद ही खत्म हो गया। और आप कह रही हैं कि आपने मेरा क्या बिगाड़ा है? मगर आज मेरा बदला पूरा होगा। आज मैं अपना सारा हिसाब किताब पूरा कर लूंगी। इतना सुनते ही आयुषी ने उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर वहीं रिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे जोर से धक्का दे दिया, जिससे आयुषी नीचे जमीन पर जा गिरी। आयुषी ने खुद को बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, लेकिन रिया ने अगले ही पल आयुषी के मुंह पर हाथ रख दिया, जिससे उसकी आवाज उस कमरे से बाहर न जा सके। और देखते ही देखते रिया ने आयुषी के जख्म पर उसी तेज धार चाकू से एक और वार किया, जिससे एक गहरा जख्म उसके हाथ पर हो गया। आयुषी ये दर्द बर्दाश्त न कर सकी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे हैं। देखते ही देखते हाथ से ज्यादा खून बह जाने की वजह से आयुषी की आंखें बंद होने लगी और चंद लम्हों में उसकी सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया। रिया की आंखों में नफरत और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान नजर आने लगी। वहीं ये सब देखकर विशाल और दिव्या के होश फाख्ता हो गए कि कोई अपनी बड़ी बहन के साथ इतना बेरहम कैसे हो सकता है। दीदी, दीदी। जब रिया ने दूर से देखा कि आयुषी ने हिलना डुलना बंद कर दिया है, तो उसने आवाज लगाकर पूछा, आप अभी हो या चली गई? उसके बाद वो आयुषी के पास गई और धीरे से उसे हिलाकर देखा। जब उसे इस बात का यकीन हो गया कि आयुषी मर चुकी है, तो वो जोर जोर से हंसने लगी। आज इतने सालों बाद मेरा बदला पूरा हो गया। आज मुझे इंसाफ मिला है। अब मेरे साथ हुई सारी जातियों का हिसाब पूरा हो चुका है। लेकिन अब मैं आपका क्या करूं? अगर किसी को पता चल गया कि मैं यहाँ पर आई थी और मैंने आपके साथ कुछ किया है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसने कुछ सोचते हुए कहा, अरे हाँ, अब हम सबको ये कह देंगे कि आपने सुसाइड किया था। ताऊजी और ताईजी को ये सुनकर थोड़ा बुरा तो लगेगा, मगर अब कर भी क्या सकते हैं। कुछ सोचते हुए रिया ने एक पेपर पर आयुषी से मिलती जुलती हैंडराइटिंग में सुसाइड नोट लिखा और उसकी बॉडी को उठाकर उसी तरह से आईने के सामने चेयर पर बैठा दिया जैसे वो पहले बैठी हुई थी। उसके बाद वो अपने कपड़े झाड़ती हुई वहां से जाने लगी। अच्छा हुआ इनका खून मेरे कपड़ों पर नहीं लगा, नहीं तो मेरा सारा डिजाइनर लहंगा खराब हो जाता। अरे भाई, सब लोगों ने मेरे बिना ही डांस करना शुरू कर दिया क्या? ये कहते हुए वो वहां से बाहर चली गई। उसके जाते ही वो कमरा एक बार फिर उस जले हुए कमरे में बदल गया। दिव्या और विशाल की आंखों के आगे से सब कुछ पल भर में गायब हो गया। एक बार फिर जगह जगह पर धूल जम गई और आयुषी की बॉडी भी वहां से गायब हो गई। दिव्या और विशाल ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि आयुषी का खून उसकी अपनी बहन ने ही किया होगा। उन दोनों को ये देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उन पर कोई बिजली टूट पड़ी हो। वो बुत बनकर अपने ही जगह पर खड़े हुए हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी अभी जो कुछ भी उनके सामने हुआ वो सब 7 साल पहले असलियत में हो चुका है। ये सब क्या था विशाल? दिव्या ने हैरानी से विशाल की तरफ देखते हुए पूछा। तो इसका मतलब ये है कि उसकी बहन ने ही उसका खून किया था? विशाल ने कुछ सोचते हुए कहा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि
कि इस दुनिया में किस किस्म के घटिया लोग रहते हैं। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा दिव्या, लेकिन हमें आयुषी को इंसाफ दिलाना ही होगा। हमें जल्द से जल्द ही पता लगाना होगा कि उस दिन यहाँ पर कौन कौन आया था और ये लोग कहाँ रहते हैं। चलो नीचे चलते हैं। इतना कहकर विशाल ने दिव्या का हाथ पकड़ा और वो दोनों वापस अपने रिसेप्शन डेस्क की तरफ चले गए। विशाल ने तुरंत रिसेप्शन डेस्क से एंट्री रजिस्टर निकाला और उसमें उस दिन की डिटेल्स देखी। जब उसे पता चला कि रूम नंबर 3200 में उस रात आयुषी शर्मा रुकी हुई थी और उसके पापा धर्मेंद्र शर्मा ने अपने मेहमानों के लिए पूरे होटल राजमहल को बुक किया था। वो मुंबई के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और उनका घर भी वहीं पर है। विशाल ने तुरंत एंट्री रजिस्टर से उनका पता नोट कर लिया, मगर उसी वक्त अचानक से घड़ी 3 बजने का इशारा करती है और दिव्या और विशाल समझ जाते हैं कि अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो लोग मुंबई जाने के पैसे लेने के लिए मल्लिका के पास आते हैं। मल्लिका एक रेड कलर के ट्रांसपेरेंट गाउन में अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठी हुई है और कुछ गुनगुना रही है। उसके गुनगुनाने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही है, मगर इस वक्त भी उससे ज्यादा खूबसूरत और कोई नहीं लग रहा। उसके लंबे बाल और खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों को देखकर कोई भी अपने होश खो बैठे। दिव्या और विशाल अंदर आ गए, मगर इससे पहले कि वो लोग कुछ कह पाते, मल्लिका ने उनकी तरफ देखे बिना ही कहा, आ गए तुम लोग? आओ अंदर आओ, मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रही थी। उसकी बात सुनकर दिव्या और विशाल हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ देर के बाद विशाल ने मल्लिका से कहा, मल्लिका जी, वो दरअसल हम एक केस को सॉल्व करने के लिए मुंबई जा रहे हैं, इसलिए हमें आपसे थोड़े पैसों की जरूरत है। मल्लिका आराम से अपने बालों से खेल रही है और उसने प्यार से विशाल की तरफ देखते हुए कहा, तुम मुझसे चंद पैसे मांगने के लिए आए हो, मगर मैं तो तुम्हें अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। मल्लिका की बात सुनकर विशाल थोड़ा सकपका गया और दिव्या की तरफ देखने लगा। दिव्या ने भी मल्लिका की बात सुनकर कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो अब तक मल्लिका को अच्छे से समझ चुकी है। हमें सिर्फ पैसे ही चाहिए और कुछ नहीं। मल्लिका के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान है, एक ऐसी मुस्कान जिसमें विशाल को पाने की तड़प है। पैसे उसी अलमारी में रखे हैं जहां से तुम हमेशा ले जाते हो। इतना कहकर मल्लिका ने अपने कमरे में रखी हुई एक लकड़ी की अलमारी की तरफ इशारा किया। विशाल ने भी बात को ज्यादा आगे ना बढ़ाते हुए चुपचाप वो पैसे निकाल लिए। वो पैसे लेने के बाद वहां से जाने ही वाला है कि तभी अचानक से मल्लिका की आवाज उसके कानों में आई। क्या बात है, आज तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? विशाल ने उसकी तरफ देखे बिना आगे कहा, जी नहीं, मुझे आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश है। आपकी जो भी दुश्मनी है वो मुझसे और दिव्या से है। आप प्लीज इन सब में निकिता को मत घसीटिए। वो पूरी तरह से निर्दोष है और उसकी कोई गलती नहीं है। विशाल की बात सुनकर मल्लिका जोर जोर से हंसने लगी। अगर मैं उसे कुछ भी कहूं तो तुम्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है विशाल? वो तुम्हारी लगती कौन है? ये कहते हुए वो बहुत ध्यान से दिव्या का चेहरा देखने लगी, जो थोड़ा उतर सा गया है। फिर उसने दिव्या की तरफ देखते हुए आगे कहा, मुझे तो लगता था कि तुम्हारे दिल में कोई और है, मगर शायद सब लोग ठीक ही कहते हैं, मर्दों की मोहब्बत का कोई भरोसा नहीं होता। मल्लिका की इस बात पर विशाल ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे कहा, मैं नहीं जानता कि ऐसा करके आपको क्या मिल जाएगा, मगर मेरी आपसे एक यही छोटी सी गुजारिश है कि आप उस लड़की को छोड़ दीजिए। उसने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा और उसे तकलीफ देकर आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। उसकी बात सुनकर मल्लिका जोर जोर से हंसने लगी। उसकी यह हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी और उसने आगे कहा, विशाल, अगर तुम मुझसे मेरी जान भी मांग लेते
तो मैं वो भी खुशी खुशी दे देती। मगर उसकी बात सुनकर विशाल को हंसी आ गई और उसने जवाब दिया, आप तो पहले से ही एक आत्मा हो, तो फिर आप मुझे अपनी जान क्यों दोगी? मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा था कि आप निकिता को इस तरह से परेशान करना बंद कर दीजिए। मगर मल्लिका ने जवाब दिया, विशाल, तुम जानते हो कि मुझे तुम्हें ना कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मगर तुम ये भूल जाते हो कि ये होटल आज भी मेरा ही है। मैं जो चाहूं वो करूंगी और जिसके साथ चाहूंगी उसके साथ करूंगी। तुम मुझे रोक नहीं सकते। और एक बात, अगली बार से जब भी मेरे कमरे में आना, अकेले आना। अकेले मतलब अकेले। विशाल और दिव्या मल्लिका के कमरे से बाहर आते ही हैं कि तभी घड़ी 3:30 बजने की टन की आवाज करती है और अगले ही पल पूरा होटल राजमहल आग की लपटों में जलने लगता है। विशाल और दिव्या भागते भागते सीढ़ियों से नीचे रिसेप्शन डेस्क की तरफ जाने लगे, जहां पर निकिता बैठी हुई है। निकिता भी अपने आसपास लगी हुई इस आग को देखकर काफी ज्यादा डर गई है। विशाल ने तुरंत निकिता के पास पहुंचकर कहा, हमें तुरंत यहाँ से चलना होगा, नहीं तो हम भी इस होटल के साथ ही जलकर राख हो जाएंगे। इतना कहकर विशाल ने तुरंत दिव्या का हाथ पकड़ा और वे तीनों भागते हुए दरवाजे से बाहर निकल गए। उनके जाते ही वो पूरा होटल राजमहल जलकर राख हो गया और वहां पर सिर्फ उस होटल का खंडहर बाकी रह गया। अब हमें आगे क्या करना है? दिव्या ने हाफते हुए विशाल से पूछा। हमें जल्द से जल्द मुंबई के लिए निकलना होगा। सब कुछ इतना आसान नहीं होगा जितना हमें लग रहा है, लेकिन हमें कैसे भी करके आयुषी को इंसाफ दिलाना ही होगा। इतना कहकर विशाल और दिव्या वहां से निकल गए। ये सुनकर निकिता ने कहा, विशाल, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। विशाल ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं निकिता, तुम घर पर रहकर आराम करोगी। ये सुनते ही दिव्या ने जलन महसूस करते हुए कहा, ये क्यों रहेगी हमारे घर पर? इसका अपना घर नहीं है क्या? विशाल ने दिव्या से कहा, ये सब बातें हम वापस आकर करेंगे, अभी निकिता को जाकर आराम करने दो। दिव्या ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ हाँ भाई, आराम कर लो, तुमने तो हल चलाया था ना रात में, बढ़िया है। ये सुनकर निकिता घूर कर दिव्या को देखती है और पैर पटकती हुई मल्लिका के घर की ओर निकल जाती है। अब और ज्यादा वक्त ना गवाते हुए विशाल और दिव्या सीधा मुंबई जाने वाली फ्लाइट में बैठ गए। मुंबई महानगरी, लोग इसे सपनों का शहर भी कहते हैं, मगर कोई नहीं जानता कि इस शहर के अंदर न जाने कितने राज छुपे हुए हैं। दिव्या और विशाल मुंबई पहुंचते ही सबसे पहले धर्मेंद्र शर्मा के घर गए। उनका घर कम और महल ज्यादा लग रहा है। उनका घर इतना आलीशान है कि उसे देखकर दिव्या और विशाल की आंखें फटी की फटी रह गई। घर के बाहर एक बहुत बड़ा फव्वारा है जिसमें काफी रंग बिरंगी लाइट जल रही है और एक बहुत बड़ा गार्डन भी है जिसमें तरह तरह के फूल लगे हुए हैं। उस घर को देखने से ही पता लग रहा है कि धर्मेंद्र शर्मा कोई छोटे मोटे बिजनेसमैन नहीं है। सुनिए, क्या धर्मेंद्र शर्मा यहीं रहते हैं? विशाल ने घर के बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड से पूछा। हाँ जी बिल्कुल, आपको क्या काम है? सिक्योरिटी गार्ड ने विशाल से पूछा। हमें उनसे मिलकर कुछ जरूरी बात करनी है। आप लोगों के पास साहब जी से मिलने का अपॉइंटमेंट है? उस सिक्योरिटी गार्ड का सवाल सुनकर विशाल और दिव्या हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर दिव्या ने थोड़ा सोचते हुए सिक्योरिटी गार्ड से कहा, नहीं, हमारे पास अपॉइंटमेंट तो नहीं है, लेकिन क्या आप प्लीज एक बार उन्हें बता सकते हैं कि हमें उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो सिक्योरिटी गार्ड ऊपर से नीचे तक उन दोनों को देखता रहा और उसके बाद उसने चिल्लाते हुए कहा, अरे जाओ जाओ यहाँ से। रोज तुम्हारे जैसे कितने लोग यहाँ पर साहब जी से कुछ जरूरी बात करने के लिए चले आते हैं। अगर तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो तुम उनसे नहीं मिल सकते। इतना कहकर वो सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही दिव्या और विशाल को वहां से बाहर निकालने ही वाला है कि तभी अचानक से वो अपने आप हवा में उड़ने लगा।
सब क्या हो रहा है? छोड़ो मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उस गार्ड को उसके यूनिफॉर्म से पकड़कर ऊपर लटका दिया हो। दिव्या और विशाल को भी एक पल के लिए कुछ समझ में नहीं आता, मगर फिर अचानक से उनके कान में मुरली और बंसी की जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। विशाल ने हैरानी से पूछा, तो इन सब के पीछे तुम दोनों का हाथ है? बंसी ने हंसते हंसते खुद को संभाला और कहा, अरे इस लल्लू सिक्योरिटी गार्ड को देखकर मेरा तो हंसते हंसते पेट ही दर्द करने लगा। कहीं मैं हंसते हंसते मर ही ना जाऊं। अभी तो तू देख आगे क्या होता है। बचाओ! बचाओ! वो सिक्योरिटी गार्ड हवा में अपने हाथ पैर मार रहा है और बचने की कोशिश कर रहा है, मगर उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। तभी अचानक से उसके कान में किसी की आवाज आती है, अब बता लल्लू लाल, क्या मौत भी कभी अपॉइंटमेंट लेकर आती है? अब बता, छोड़ दो तुझे। और मुरली ने उस सिक्योरिटी गार्ड को हिलाकर वहां से गिराने की धमकी देते हुए कहा, नहीं, मैं मर जाऊंगा। छोड़ दो मुझे। क्या हो रहा है ये सब? डर के मारे उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। बाहर का ये सारा शोरगुल सुनकर अंदर से आयुषी की मां रीना और पापा धर्मेंद्र शर्मा भी बाहर निकल आते हैं, मगर बाहर आकर उन्होंने जो कुछ भी देखा उससे उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उनके घर का सिक्योरिटी गार्ड हवा में लटका हुआ है, जैसे उसके पर निकल आए हों। क्या हो रहा है ये सब? ये राजू हवा में कैसे लटक गया? शांति, बबलू, कहाँ मर गए सब के सब? कोई मदद करो राजू की। धर्मेंद्र ने चिल्लाकर कहा, मगर उनकी तेज आवाज सुनकर भी वहां पर मदद करने के लिए कोई नहीं आया। तभी उनकी नजर दिव्या और विशाल पर पड़ी, जिनके चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं है। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे आए हो? तभी अचानक से आसमान में काले बादल छा गए और उन बादलों की गरजती आवाज ने वहां पर खड़े सब लोगों को काफी ज्यादा डरा दिया। वहां पर तेज तूफानी हवाएं चलने लगी और धर्मेंद्र शर्मा और रीना काफी ज्यादा डर गए। उन्होंने कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। ये सब क्या हो रहा है? रीना और धर्मेंद्र को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि उनके सिक्योरिटी गार्ड का इस तरह हवा में लटक जाना और अचानक से ये मौसम में बदलाव किस तरफ इशारा कर रहे हैं। वो लोग अभी इन्हीं सब चीजों से परेशान हो चुके हैं और उसी वक्त अचानक से घर के बाहर लगे फाउंटेन में धीरे धीरे पानी का रंग बदलने लगता है। ये सब देखकर धर्मेंद्र और रीना की आंखें फटी की फटी रह गई। वो दोनों हैरानी से उस फाउंटेन को देखने लगे और उनके देखते ही देखते वो पानी खून में बदल गया। जी, ये तो खून। रीना ने घबराते हुए अपने पति का हाथ पकड़ लिया। धर्मेंद्र शर्मा ने अपनी घबराहट को छुपाकर गुस्से से नाराज होते हुए विशाल से पूछा, आखिर तुम लोग हो कौन और क्या करवा दिया है तुमने मेरे घर पर? ये सब हो क्या रहा है? सर, हम आपको एक खास बात बताने आए हैं कि आपकी बेटी आयुषी की मौत कोई सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर था। ये सुनकर रीना और धर्मेंद्र की आंखें हैरानी में बड़ी होती चली जाती हैं। धर्मेंद्र ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम? विशाल ने आगे आते हुए कहा, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, आपकी बेटी आयुषी का कत्ल हुआ था। ये सुनकर रीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? दिव्या ने रीना की ओर देखते हुए कहा, देखिए आंटी, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन अभी हमारे पास वक्त बहुत कम है। आप सिर्फ हमें इतना बता दीजिए कि आयुषी की छोटी बहन रिया शादी के बाद कहाँ रहती है। रिया का नाम सुनकर धर्मेंद्र और रीना एक बार फिर हैरान रह जाते हैं। धर्मेंद्र ने विशाल और दिव्या से पूछा, लेकिन तुम रिया के बारे में क्यों पूछ रहे हो? विशाल और दिव्या एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तो क्या होगा इस कहानी में आगे? क्या विशाल और दिव्या आयुषी के पेरेंट्स को सच बता देंगे?
क्या आयुषी को मारने में सिर्फ रिया का ही हाथ है या इस साजिश में और भी कोई शामिल है? क्या आयुषी को इंसाफ मिल पाएगा? क्या विशाल और दिव्या इस राज की गहराई तक पहुंच पाएंगे?